क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्वांटिटीज पे। यहाँ लिखा भी हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के। पर डायमेंशन की हमने थ्योरी की क्लास में बात कर रखी है कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स में हमें कौन कौन से पॉइंट समझने की आवश्यकता है कि डायमेंशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अगर मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, ये सही है या गलत है, हम डायमेंशन की मदद से पता लगा सकते हैं फॉर्मूला ये सही है या गलत है। इसकी चर्चा भी करी जाएगी, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किस प्रकार से आया जाता है इसकी चर्चा भी करने वाले हैं आज की क्लास में। और किसी फॉर्मूले को अगर ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन तो इसकी चर्चा भी करेंगे, यानी तीनों चीजें करेंगे, तीनों फॉर्मूले देखेंगे, तीनों के क्वेश्चन देखेंगे। पर उसे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमें पता होनी चाहिए, उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं वो सारे देखेंगे। ये टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेटा, ये 42 क्वांटिटीज देखने वाले हैं। उसके बाद में हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे डायमेंशन के जो 11th क्लास में जरूरी थी आप लोगों के लिए। पर ये क्वांटिटीज पहले आनी चाहिए और थ्योरी की क्लास आपको आनी चाहिए अगर ये वाली क्लास सीखनी है तो बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि यहां से कुछ डायमेंशन फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला एरिया। अगर एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है L/B, यानी जिस भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहां लेंथ लिखा है, यहां ब्रेथ लिखा है, तो भैया हमें पता है यहाँ पे L की जगह क्या आएगा कैपिटल L, इसकी जगह क्रॉस लिख दिया, B की जगह भी क्या आएगा कैपिटल L, तो ये कितना हो गया L2, यानी L के 2 डायमेंशन हो गए। पावर इंडिकेट कर रहा है डायमेंशन को, तो L और कितना हो गया L2 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसी प्रकार से कुछ और क्वांटिटीज देखिए, जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है L/B/H। यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह डायमेंशन L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, तो कितना हो गया L3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, L के 3 डायमेंशन। इसी प्रकार से कुछ और क्वांटिटीज देखिए, जैसे कि डेंसिटी, और देखेंगे जैसे कि स्पीड हो गया हमारा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया 5 में देखें तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा। फिर नहीं, डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास की बात करें तो कैपिटल M आएगा डायमेंशन, वॉल्यूम की बात करें तो L3 यहाँ लिख दिया, तो L3 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा L-3, ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका डेंसिटी का। यानी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और ये थ्योरी में हमने डिस्कस कर रखा है। बहरहाल स्पीड की बात करें तो हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस की बात करें तो L, टाइम की बात करें तो कैपिटल T ऊपर आएगा तो L_T-1, ये हो गया इसका डायमेंशन। एक्सेलरेशन की बात करें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो दोनों का डायमेंशन सेम होता है। क्लियर, तो यहाँ क्या आएगा L_T-1, बीच में माइनस, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी क्या होगा L_T-1 डिवाइड बाय समय का होता है कैपिटल T। अब देखो सेम क्वांटिटी में से जब सेम क्वांटिटी माइनस होती है देन वी गेट द सेम क्वांटिटी, जीरो नहीं आएगा, डायमेंशन के रूल्स हैं। और डिवाइड में क्या है T, यहाँ लिखा है 1, ये ऊपर आएगा तो माइनस, तो L_T-2, ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अगर यहाँ प्लस भी लिखा होता तो भी सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे देन वी गेट द सेम, यानी सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करने पे सेम ही चीज आती है, और सेम चीज में सेम चीज को ऐड करने पे भी सेम ही आती है। बहरहाल स्पीड का डायमेंशन ये होता है। अगर आप लोग वेलोसिटी को देखो तो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ L आएगा, डिवाइड में कितना आएगा T, पावर 1 ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही होता है जो स्पीड का होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, टोटल कितनी है 42। अभी कितनी हुई हमारी सिर्फ 5। पहले इसका स्क्रीनशॉट लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, धीरे धीरे और भी देखेंगे और सारे क्वेश्चन लगाएंगे डायमेंशन इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल अगर हम बात करें डायमेंशन पे 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो तीनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, पहले क्वांटिटीज के डायमेंशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका पहले। तो आगे की बात ये है कुछ इंपॉर्टेंट आपने क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले देखे हैं, तो ये 5 देख लिए। एक्सेलरेशन का कितना है L_T-2 आया है। अब यहाँ पे फोर्स का देखने वाले हैं, बस एक्सेलरेशन का याद रखना तो धीरे धीरे और भी हो जाएंगे। क्लियर, मिटो दे से। चलिए भैया नेक्स्ट है फोर्स का। एक शब्द होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट भी कुछ नहीं फोर्स ही होती है, और एक शब्द होता है टेंशन, टेंशन भी फोर्स होती है, यानी जब स्ट्रिंग की बात होती है तो टेंशन की कहानी पढ़ी जाती है। क्लियर, चलिए यहां बात करने वाले हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, थ्रस्ट का डायमेंशन क्या होता है, टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। वर्क का भी देखेंगे, प्रेशर का भी देख लेंगे, ठीक है, पावर का भी देख लेंगे। फिर लीजिए 6th है, याद रखना एक्सेलरेशन का जो हमारा आया था वो आया था L_T-2 आया हमारा। क्लियर, तो फिर लें अगर हमें फोर्स का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें उसका फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फोर्स का क्या होता है M है, तो M की बात करें तो यहां आएगा कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की बात करें हमने निकाला हुआ है कितना हो गया
एल टी माइनस टू, यानी m का डायमेंशन कितना है 1, क्योंकि ऊपर पावर देखो 1 है। l का कितना हो गया 1, t का डायमेंशन क्या -2, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोर्स का क्या होता है ml(t-2), क्लियर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काम आता है हर जगह। अच्छा, बात करें फोर्स की, बात हो रही है एक शब्द होगा थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट का डायमेंशन भी यही होता है जो फोर्स का होता है, क्योंकि ये भी फोर्स ही है, तो यानी इसका भी कितना होगा ml(t-2). बात करें टेंशन, टेंशन ये स्ट्रिंग की बात होती है, वहां आती है चैप्टर नंबर 5 में से डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसका भी वही होगा ml(t-2). तो ये पता होना चाहिए फोर्स कह रहे हैं बेसिक डायमेंशन। 7th की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेशर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन कितना है ml(t-2) डिवाइड में एरिया का अभी निकाला था हमने, पहले एरिया का निकाला था L2, तो L की पावर 2, तो यहाँ नीचे कितना आएगा L की पावर 2। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो ml तो ऑलरेडी है, ये ऊपर आएगा तो माइनस L-2, यहाँ पे क्या है t-2। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो कितना होगा m होगा 1 - 2, तो कितना आया -1, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है t-2। तो ये आ गया आपका डायमेंशन किसका, प्रेशर का। इसी प्रकार से आप चाहो तो वर्क डन का भी निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन ये आया आपका m है, l है, t-2 है, इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l। पूरा सॉल्व करोगे l की पावर 1, l की पावर 1, तो कितना हो गया ml2 t-2। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, वर्क का जो डायमेंशन आया, एनर्जी का डायमेंशन भी यही होता है, यानी जितनी भी एनर्जी होंगी सबका डायमेंशन क्या होगा ml2 t-2, सेम। जो W है वही एनर्जी है, ये याद रखिएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे कि पावर की बात करते हैं। अगर पावर की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है W बाय टाइम, यानी वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन का कितना है, देखो ये रहा ml2 t-2 डिवाइड बाय टाइम का क्या है कैपिटल T, ये T ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ml2 t-3, ये डायमेंशन हो गया हमारा पावर का। तो पावर का आना चाहिए, वर्क डन का आना चाहिए। वर्क डन की बात करेंगे तो जितनी भी एनर्जी होती है उनका वही फॉर्मूला होता है डायमेंशन, जो आपका यहां पे निकलने वाला है वर्क डन का। पावर का भी आ गया, प्रेशर का भी आ गया, फोर्स का भी आ गया। इंपॉर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे, एक तो हमेशा एक्सेलेरेशन का आपको आना चाहिए, फोर्स का आना चाहिए, वर्क डन का हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि एनर्जी का अपने आप याद हो जाए, क्लियर। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए, करने कितने हैं 42। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें, स्क्रीनशॉट ले डालो बच्चों। तो फिर ले, ये हो गए कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन। यहां की बात करें, इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है, एक्सेलेरेशन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए, और वर्क डन का क्या होता है, ताकि एनर्जी का पता लग जाए कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे भैया, मिटो दें इसे। चलिए बेटा आगे पढ़ने वाले हैं, एक शब्द होता था 9th क्लास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हम जी। अभी उसका डायमेंशन क्या होता है उसका निकालेंगे, क्लियर। ये साइड में लिखे रहने देते हैं इनका। चलिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कई एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा 10th यहाँ पे बात करने वाले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूले की, यानी जी की बात हो रही है। 9th क्लास में चर्चा करी गई थी इस चीज की, यानी अगर दो बॉडी है, उनके मास आपको दे रखे हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगती है, वहां से 9th क्लास में बताया था। तो इसका फॉर्मूला आपका 9th क्लास में होता है, इसे बोलते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में फॉर्मूला होता था F इजिकल टू में, यहाँ पूरी बात कर लो बेटा, जी भी लिख लीजिए m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से जी का निकालना है, तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा, F, इससे मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर, डिवाइड में m1 आएगा और क्या आएगा m2 आएगा। यहाँ से F का डायमेंशन ये रहा, डाल दीजिए, m होगा, पीछे लिखा L, यहाँ लिखा है t-2, डिवाइड में क्या है m और m है, तो यानी एक m हो गया ये, एक m हो गया ये, और r की बात करें डिस्टेंस है तो L हो गया, और ऊपर लिखा है 2 तो 2 हो गया। एक m से एक m कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो m आएगा, ऊपर आएगा तो -1, m आया, -1 आया, L2 है, L 1 है, तो कितने हो गए L3 हो गए, और यहाँ पे क्या है t-2, तो t-2 ये किसका डायमेंशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये होता है। कई बार 11th क्लास में पूछा गया, इसलिए आपको आना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट होता है, पर ये जब ही आएगा जब आपको 9th क्लास का क्या आता है फॉर्मूला। तो ये याद रखना, इस जी का नाम ही क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहरहाल देखिए, तो 9th क्लास में थोड़ा सा ये बताया गया था, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, इसका मास m1 है, इसका मास कितना है m2 है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, बीच की दूरी r है, तो जो फोर्स लगती है दोनों बॉडी के बीच में, g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये 9th क्लास की बात थी, क्लियर। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, और जी का ही नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन क्या है m-1 L3 t-2। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। फास्ट लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बच्चों ये।
बेटा ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। इसके बाद में एक शब्द होता है इंपल्स। 9th क्लास में वो होता है शॉर्ट टाइम फोर्स। जैसे कि बैट होता है, बैट पे आके बॉल हिट करती है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए हिट करती है, इसको इंपल्स। और एक शब्द होता है लीनियर मोमेंटम, जिसको पी से नोट करते थे, एमवी उसका 9th क्लास में फॉर्मूला होता था। उन क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, काम आता है। तो फील लो ऊपर देखो बेटा, 10 हो गए। 11 का नाम ये है इंपल्स। इंपल्स की बात करें तो ये भी 9th क्लास में होता था, फोर्स इनटू में टाइम। तो फोर्स की बात करें, देखो डायमेंशन पूरा mL(t-2), टाइम का क्या होता है t, तो ये t 1 है और ये t माइनस है 2 के, तो कितना आएगा, m आएगा, l आएगा, t-1 आएगा। तो ये गया सॉल्व, यानी -2 और ये +1 सॉल्व कर लोगे, क्लियर। तो ये इंपल्स का हो गया। बट एक 12th ये है, बात करें लीनियर मोमेंटम की, जिसको हम p से नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी कैपिटल M, वेलोसिटी यानी LT-1। तो ये डायमेंशन आ गया आपका, क्लियर। ये याद रखना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए। एग्जाम में ये भी आता है, एग्जाम में ये भी आता है, और ध्यानपूर्वक देखो तो दोनों के डायमेंशन सेम भी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, नेम द 2 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। तो आप उठा के लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स के सेम डायमेंशन होते हैं। देखो दोनों के डायमेंशन सेम है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो फिर इंपल्स भी हो गया और आपका मोमेंटम भी हो गया, जिनके दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम आए हैं। एक शब्द होता है वेवलेंथ और एक शब्द होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ क्या होती है, आपने 9th क्लास में भी देखोगी, वेव ऐसे बनती है, ऊपर से ऊपर यानी छोटे से छोटे तक की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। और एक शब्द होता है फ्रीक्वेंसी, यानी एक पार्टिकल 1 सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के आपके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं, आपको ये देखने हैं। तो आइए बेटा, 12 हो चुके हैं, 13 डालिए, और दोनों इजी हैं और दोनों एग्जाम में आते भी हैं। तो बात करें, एक टर्म का नाम है वेवलेंथ, 13 वेवलेंथ यानी लैम्डा। बात करें इसका नाम ही क्या है, वेवलेंथ है, ये लेंथ, तो डायमेंशन कितना होगा, L। फील लो, आप पढ़ते कैसे थे छोटी क्लास में, बेटा यही तो लेंथ होती है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, क्लियर। 14 क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, क्लियर। और टाइम पीरियड की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T, तो T ऊपर आएगा तो क्या होगा, T-1, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, T-1, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकेंड, एक पार्टिकल ने कितने चक्कर काटे हैं, इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बेटा ये फॉर्मूला पता होने चाहिए। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है ये बच्चों। यहां पे आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दो इंपॉर्टेंट आपने क्या देखे हैं, डायमेंशन फॉर्मूले, यानी दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले देख लिए। अगर इनके क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले याद रखने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। यानी अगर फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप ही निकल आएगा। अच्छा बताएं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनर्जी का डायमेंशन बताया था बेटा, mL2T-2, ये वर्क डन का भी यही होता है। एक टर्म होती है यहां पे अगर लिखना चाहो तो तीसरी, बेटा इसका नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E बाय फ्रीक्वेंसी, यानी सीधे सीधे देखें E = H फ्रीक्वेंसी होता है इसका, क्लियर। बहरहाल इसे डिटेल में केमिस्ट्री में भी देखोगे और 12th क्लास में फिजिक्स में भी देखोगे। यहां से E की बात करें, H का डायमेंशन निकालना है, E यानी एनर्जी क्या होता है, mL2, और यहाँ क्या लिखा है T-2 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अभी निकाला है, देखो यहाँ पे ये इरा T-1, ये -1 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m लिखा, L2 आया, T-2 है और ये T आएगा तो +1 हो जाएगा। जब इसको इसमें सॉल्व करोगे कितना आएगा, m आएगा, L2 आएगा, T-1 आएगा, और ये डायमेंशन किसका है, प्लैंक कांस्टेंट का। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आना चाहिए। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है भैया। यहाँ पे आपने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट ये तीनों के देख लिए, और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, आपको इनके डायमेंशन फॉर्म में आने चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और डायमेंशन होते हैं, जैसे कि आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, सॉलिड फिजिक्स पढ़ोगे, वहां पे कुछ क्वांटिटीज आएंगी जिनके डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, आपकी बात करें स्ट्रेस हो गया, सॉलिड फिजिक्स में स्ट्रेन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इन क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। तो ये सारी क्वांटिटीज हम बताने वाले हैं। बहरहाल ये हम बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में, पर ये आती बाद में। जैसे कि बता रहा हूं सरफेस टेंशन, ये जो होती है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में होती है टर्म। सरफेस एनर्जी ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे आती है, पर यहीं पे हम डायमेंशन फॉर्मूले बता देंगे इनके। सॉलिड फिजिक्स की बात करें, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये भी सॉलिड फिजिक्स में आगे आती है। उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि आपको पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन देख रहे हैं, क्लियर। फिर लो 14 और ये 15
सोलवी क्वांटिटी देखें, सोलवी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हम ये देखने वाले हैं। क्लियर, चलिए बहरहाल इस साइड में मत बिटो ना, ये काम आता रहेगा आपके। बेटा नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, 16 नंबर पे है बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें इसका फॉर्मूला होता है F/L यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की बात करें तो डायमेंशन देखो यहां लिखा हुआ है ML/T-2। लेंथ की बात करें तो L होगा, L से L कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा M आएगा, T-2 आएगा। डायमेंशन किसका आया है बेटा, सरफेस टेंशन का। एक शब्द होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की बात करें, देखो यहां ध्यान से देखो, सरफेस एनर्जी है तो एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही सरफेस एनर्जी का भी होगा। क्या होगा, ML2 इक्वल डाल दो यहाँ पे, और पीछे क्या है T-2, और ये डब्बा कर दो क्लोज। एक बात याद रखना, ये टर्म्स जो हैं ये टर्म्स अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स बताएंगे। क्लियर, आगे बस बता रहे हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। सॉलिड फिजिक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि टर्म है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, अगर चाहो तो पूरा लिख लो बेटा। स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये कुछ नहीं, प्रेशर का ही होता है, जो डायमेंशन वही होगा फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होगा बोलो, ML/T-2, एरिया क्या होगा L2, ये L2 ये L है, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा M आएगा, यहां बनेगा 1, तो L-1 ऊपर आके, और ये क्या है T-2, ये किसका हो गया, स्ट्रेस का हो गया। और एक और शब्द होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात करें तो ये भी आपके सॉलिड फिजिक्स में आता है, इसका फॉर्म होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। पूरा लिखोगे ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। क्लियर, अब ये चेंज इन कॉन्फिगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जैसे कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, समझने से फिर लो। मान लीजिए वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। क्लियर, मान लीजिए नीचे से इंसान ने बेटा एक फोर्स लगाई और इसे खींच दिया, तो ये ओरिजिनल लेंथ थी, इसे खींचा कितना है, यहां से आगे खींच दिया ΔL, तो ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये चेंज इन कॉन्फिगरेशन आया, चेंज इतना आया, ओरिजिनल इतना था। तो अगर लेंथ के टर्म में बात करें, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ यानी ΔL टू द ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L। हाँ ना बोल भैया, तो लेंथ का डायमेंशन L, चाहे वो चेंज हो रहा हो, और यहाँ पे क्या है L, तो L से L कैंसिल होकर क्या आएगा, डायमेंशन लेस, यानी डायमेंशन लेस होता है, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्लियर, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, इन टर्म्स को समझेंगे आगे, बस अभी डायमेंशन आने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में पूछे जाते हैं 11th क्लास में। इसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय L। सरफेस एनर्जी, जो एनर्जी का होता है, ये स्ट्रेस लिखा है, फोर्स बाय एरिया ये लिखा है, स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, जैसे कि एग्जांपल चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसका आपका डायमेंशन लेस होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं, क्योंकि डायमेंशन लेस है। देख लीजिए, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक और क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, ये भी सॉलिड फिजिक्स में आती है। इसकी बात करें फॉर्मूले की, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आती है। बहरहाल याद रखना, स्ट्रेन का तो कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। पर स्ट्रेस की बात करें, M होता है, L-1 होता है, T-2 होता है, और इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसका डायमेंशन ही बना लो बेटा। 19 हो गए, 20 देखें, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यहीं लिख लीजिए ऊपर। बेटा ये क्या बोला, 20 नंबर का है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस डिवाइड में क्या आएगा, स्ट्रेन, यानी इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, यहां से देखो, M आया है, L-1 आया है, और T-2 आया है, ये लिख लिया। बात करें अगर यहाँ पे स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी डायमेंशन लेस 1 लिखते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो ये आएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होता है जो किसका होता है, स्ट्रेस का। सेम आया, देख लो, क्योंकि नीचे स्ट्रेन का क्या हो गया 1, तो कितना आएगा, M आएगा, L-1, और क्या आएगा, T-2। एक शब्द होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कि हम रोटेशन फिजिक्स में पढ़ाते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नहीं होता है, एक डिस्टेंस ही होती है। बहरहाल पहले आप इसको लपेटो, उसके बाद वो बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले डालो, इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। तो एक टर्म है रेडियस ऑफ जायरेशन। बहरहाल जब आप पढ़ोगे ना आगे फिजिक्स में, तो एक चैप्टर आएगा आपका 7 चैप्टर, वहां पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। पर थोड़ा बेसिक समझ लो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो उस क्वांटिटी को बस थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, पर बेसिक। तो फिर लीजिए, स्ट्रेस भी हो गया, स्ट्रेन भी हो गया, सरफेस टेंशन भी हो गया, सरफेस एनर्जी भी हो गया, वर्क डन एनर्जी, यानी सारी क्वांटिटीज के धीरे धीरे आपको क्या आनी चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर लीजिए, इसे भी मिटो दो, लड़का खड़ा अपना पेट लेके फालतू में। फिर लीजिए यहाँ पे बेटा, अगली टर्म क्या है यहाँ पे, अगर देखें तो रेडियस ऑफ जायरेशन 20 हो गए थे, 21 देखें, रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होती है, डिस्टेंस ही होती है, यानी K का डायमेंशन वही होगा जो डिस्टेंस का होता है, यानी L डायमेंशन कितना होता है, और 1। तो ये हो गया आपका।
पर ये थोड़ा सा फील ले लो, ये रोटेशनल फिजिक्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बेसिक समझाने के लिए, बेटा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे कुछ दूरी पे एक पार्टिकल है जिसमें कुछ मास है m, इस वाले पार्टिकल की इस वाले एक्सिस से दूरी है k, इस दूरी को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, यानी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्लियर? तो जिस दूरी पे लगा रहा है उसका नाम ले लिया। अभी सिर्फ बेसिक बताया है, पूरी डिटेल में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो याद रखना k क्या है, सिर्फ एक डिस्टेंस है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। क्लियर? एक 22 टर्म देखो, अगर कहीं भी लिखा हो मास पर यूनिट लेंथ, कहीं भी इस प्रकार से दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ लिखा है, यानी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, ऊपर 1 हो गया, डिवाइड में L, यहाँ पे 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ML-1। मान लीजिए कहीं लिखा है 23 ले लेते हैं एक बार, मान लीजिए कहीं लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से देखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऐसे लिखी है तो उसे फॉर्मूले के टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में लिखना आना चाहिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स लिख दिया, डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ यानी डिवाइड बाय L। तो फोर्स का डायमेंशन तो ये रखा, देखो इतनी ईयर से लिखा हुआ है MLT-2। क्लियर? इसका कितना होगा L, तो L से L कैंसिल, तो कितना आएगा M, और ये क्या होगा T-2। ये आपको आना चाहिए। रियल में इसका मतलब क्या होता है, एक वायर है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मान लो इतनी सी है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, वह है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस प्रकार से सिर्फ आपको इंडिकेट और रिप्रेजेंटेशन करके लिखना आना चाहिए किसी भी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले। लपेट लीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहरहाल ये बाद में पढ़ेंगे पर आना चाहिए, लपेटिए फास्ट से। बेटा जिस प्रकार से रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ बताया ना, उसी प्रकार से रोटेशन फिजिक्स यानी 7 चैप्टर की बात करें, कुछ और टर्म्स होती हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। इनके डायमेंशन भी आपको पता होने चाहिए। बहरहाल डायमेंशन पता होने से पहले आपको फॉर्मुला आना चाहिए, यानी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मुला निकालना है तो उससे पहले उसका क्या चाहिए, फॉर्मुला। अगर फॉर्मुला पता होगा तो उस क्वांटिटी का आप डायमेंशन फॉर्मुला निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये रोटेशन फिजिक्स की बात है। तो रोटेशन फिजिक्स की कुछ और टर्म्स देख लीजिए। क्लियर? मिटोदे से चलिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टर्म का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? ऊपर देखें, इसे मिटो देते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो फिर लीजिए, यहां हो गया 22 हो गया था, मेरे हिसाब से 23 ले लेते हैं। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्म होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कहां से होती है वो अलग बात है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, रोटेशनल फिजिक्स में है सब कुछ। डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, M का कैपिटल M, इसकी बात करें तो L, डिस्टेंस L है तो ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कितना हो गया ML2 हो गया, किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर? ये पढ़ेंगे कहां टर्म हम डिटेल में, ये रोटेशन फिजिक्स में पढ़ेंगे, पर बहरहाल इसका फॉर्मुला क्या होता है, M×R²। क्लियर? फील ले। अगर थोड़ा सा देखो, हल्का सा डिटेल में नहीं, बस हल्का सा, ये क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे है, उसका मास M है, इसके अबाउट घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, इसकी दूरी यहां से यहां R है। क्लियर? R1 ले लेते हैं, इसका मास M1 ले लेते हैं। एक पार्टिकल यहां पे, इसकी दूरी कितनी है, R2 है, ये मास M है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, R2 है, ये इसके अबाउट घूमेगा तो इसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, ये इसके अबाउट घूमेगा, इसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछे, तो क्या होगा, I1 = में M1 होगा, R1 का स्क्वायर होगा। यहां कोई पूछे तो कितना होगा, I2 = में इसका मास इसके डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे बहुत सारी कोई भी रैंडम बॉडी हो सकती है, उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, और ये बॉडी अगर घूम रही है, जैसे कि कैसेट होती है, डिस्क होती है, अगर ये बॉडी घूम रही है तो उस बॉडी के अंदर के पार्टिकल भी इसके अबाउट घूम रहे हैं, और हर एक पार्टिकल का अपना अपना मास होगा, और हर एक पार्टिकल की दूरी होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बहरहाल ये सब रोटेशन फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी सिर्फ ये देखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला याद है, M डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कौन सा डिस्टेंस होती है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। बहरहाल 24 अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए देखिए, एक टर्म होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल बनाती हुई करी गई डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन फिजिक्स में बात करें तो एंगुलर शब्द लग जाता है, यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट एंगल बनाते हुए करी गई है। एक पार्टिकल यहां पे है, यहां से ऐसे घूम के आ रहा है तो ये एंगल बनाएगा, लाजमी सी बात है। बहरहाल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन सिंबल देख लो, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझाना है। बहरहाल अगर देखोगे तो आर्क बाय रेडियस होता है। क्लियर? अभी कैसे होता है कैसे नहीं होता फिर लो। मान लीजिए बेटे यहाँ गोला बना दिया, ये सेंटर है, एक पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ से यहाँ आता है। क्लियर? ये रेडियस आपकी आर। ये पार्टिकल ए वाली पोजीशन से घूमना स्टार्ट करता है और घूमते हुए यहाँ पे आता है। अब जब ये घूमते हुए आएगा तो कुछ एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा,
यानी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, यानी पार्टिकल ने इस जगह से इस जगह की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो उस वक्त जो एंगल बनाया है इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगल बनाते करी गई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बोलेंगे आर्क और ये बोलेंगे रेडियस। अगर यहां से अलग निकालने तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, ये एंगल है थीटा, एंगल के सामने ये क्या होती है, आर्क होती है, और यहाँ क्या है, रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू फॉर्मा क्या आएगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क एक लेंथ ही है एल, तो ये क्या हो गया लेंथ, रेडियस भी क्या है एक लेंथ ही है। डायमेंशन की बात करें तो पूरा सीधे लिख लो, इसका कैपिटल एल इसका कैपिटल, कटोगे पीटोगे 1 आएगा, यानी डायमेंशनल लेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, वो भी डायमेंशन लेस होता है। किसकी तरह, बिल्कुल आपने जिस प्रकार से स्ट्रेन करा था उसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। इस प्रकार से रोटेशन फिजिक्स के कुछ और टर्म भी देखेंगे अभी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके डायमेंशन क्या होते हैं। बहरहाल ये भी रोटेशन फिजिक्स की बात हो रही है, पर ये सारे डायमेंशन आपको आने चाहिए अगर बेसिक करना है तो। क्लियर, इन टर्म्स को धीरे धीरे आगे पढ़ लेंगे। बहरहाल थ्योरेटिकल क्लास में हमने पढ़ा रखा है, पर उसके बावजूद हम देखेंगे। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जल्दी से। तो बेटा ये दोनों क्या है, टर्म्स है रोटेशन फिजिक्स की, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताइए आप लोगों को, और यहां क्या बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डायमेंशन लेस होती है। क्लियर, तो इसी प्रकार से एक टर्म और होती है एंगुलर वेलोसिटी, फिर उस प्रकार से होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी देख लीजिए भैया। ये सब रोटेशन फिजिक्स की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 25 एंगुलर आपका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें यहां पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बस याद रखना एंगुलर मींस क्या, एंगल की बात होने लगी यहां पे। अदरवाइज आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस रोटेशन फिजिक्स की बात हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो एंगल बनाते हुए हुई है, इट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, और थीटा का डायमेंशन क्या है 1, तो बात करें 1 आएगा, डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन t, तो ये t ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे, इसे हटा देते हैं। t की बात करें तो क्या आएगा t-1, ये आ गया डायमेंशन किसका, आपका एंगुलर वेलोसिटी का। इसी प्रकार से एक टर्म होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, फील लें, एंगुलर एक्सेलरेशन 26 एंगुलर आपका देखें तो एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, पूरा लिखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अरे है तो एक्सेलरेशन ही, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बस यहाँ एंगुलर लगा दो पहला, तो लिख दिया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है t-1, यानी t-1 यहां डालोगे तो क्या आएगा t-1, है तो एंगुलर वेलोसिटी भैया, और नीचे क्या है t है, तो नीचे आ गया t, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t-2 किसका है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। यानी रोटेशन फिजिक्स के 4 से 5 आपने डायमेंशन देखे, रेडियस ऑफ जायरेशन देखा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 देखे आपने, ठीक है, जिस प्रकार से हमने सरफेस टेंशन दिखाया, सरफेस एनर्जी दिखाई, सॉलिड फिजिक्स के भी दिखा दिए, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ये अलग अलग फिजिक्स के डायमेंशन है जो कि आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, पर अभी आपको समझ में आने चाहिए। लपेट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। तो यहां पे आपने रोटेशन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, रोटेशन फिजिक्स के आपने कुछ डायमेंशन देख लिए। बहरहाल 2 इंपॉर्टेंट और डायमेंशन होते हैं, जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी देखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन देखा है, इसी प्रकार से एक एंगुलर मोमेंटम होता है, एक टॉर्क होता है, वो भी आपको आनी चाहिए। बहरहाल ओमेगा की डायमेंशन की बात करें तो कितना है, ओमेगा का डायमेंशन है t-1, अल्फा की बात करें तो कितना है t-2, यानी अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एक आया यहाँ पे एक आया इस जगह। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये टर्म भी किसमें, रोटेशन फिजिक्स में आती है। क्लियर, और एक टर्म देखेंगे टॉर्क। चलिए भैया, तो अगला क्या है डायमेंशन, मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना था 26 हो गए थे शायद, तो 27 देख लो। बहरहाल एक टर्म है एंगुलर आपका मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है I ओमेगा। फिर लें L इज इक्वल टू I ओमेगा की बात कर रहे हैं, I की बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी देखा है, अगर याद नहीं है तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें m r² होता है, m का क्या होगा कैपिटल M, इसका होगा L, ऊपर लिखा है 2 तो L2, किसका हो गया I का डायमेंशन, तो यहाँ कितना आएगा mL2। ओमेगा की बात करें तो अभी निकाला था ओमेगा कितना है t-1, तो ये किसका आ गया एंगुलर मोमेंटम का आपका डायमेंशन फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन अपने आप आएगा। 28 एक और देखो टॉर्क, तो पूरा देखोगे
स्पेलिंग भी लिख लो भैया। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के दो फॉर्म दिखा रहा हूँ बेटा, एक आई अल्फा, पहले आई अल्फा से निकालो, आई का सेम, एम आएगा, L2 आएगा, अल्फा T-2, तो ये आ गया टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। अल्फा को उठा के यहाँ से डाले, देखो T-2, तो यहाँ डाल दिया T-2, आई का बिल्कुल एज इट इज यहाँ डाल दिया। ये टॉर्क होता है, ये बताते हैं, पर एक और फील लो। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ML-T-2, क्लियर, बगल में लिखा भी हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा, देखो ये रहा। यहाँ बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी L को L से करोगे क्या होगा L2, तो फील लो यहाँ पे ऊपर देखें भैया, ये हो गया M, ये L और ये L, कितना हो गया L2, और ये क्या है T-2, यानी मास का एक डायमेंशन, L के दो डायमेंशन, टाइम के T-2। तो ये टॉर्क का देखो, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो सेम आएंगे, ML2 T-2, ML2 T-2। तो यानी टॉर्क का डायमेंशन आई अल्फा भी होता है, रिलेशन होता है, जो कि 7 चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। जब कोई चीज घूमती है ना, उस वक्त जो फोर्स होती है उसे टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स, टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पंखा घूम रहा है तो जो फोर्स लग रही है उसका नाम क्या है, टॉर्क है। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, रोटेशन में पढ़ते हैं। ये क्या एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या हमारा टॉर्क, इसे भी लपेट लीजिए। और ये क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज बेटा। एक टॉर्क भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी भी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन और रोटेशन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट 11th क्लास के हमने क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले बता दिए आप लोगों को। एक और फील लीजिए, एक टर्म होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। 28 हो गए, 29 यही देख लीजिए बेटा। एक टर्म होती है वेलोसिटी बेटा ग्रेडियंट। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, क्लियर। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का होता है LT-1 डिवाइड बाय डिस्टेंस की बात करें L से L कैंसिल, कितना आएगा T-1। एक ये भी इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपको पता होना चाहिए। बहरहाल इसे भी लपेट लीजिए फास्ट। तो बच्चों फील लो ऊपर देखो, यानी रोटेशन फिजिक्स ने आपने डायमेंशन फॉर्मे कर लिए, सॉलिड फिजिक्स के भी कर लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी कर लिए, यानी बेसिक टर्म्स आपने देख लिए। इसके बाद थोड़ी आगे की चर्चा और करनी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स की बात करने वाले हैं। यानी आप लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ा है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा आप लोगों ने, वहाँ करंट पढ़ा है, वहाँ रेजिस्टिविटी पढ़ी है, कंडक्टिविटी पढ़ी है। यानी इन सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, क्लियर। चलिए आइए बात करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे चार्ज से। तो 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, I = Q/T। वहां से चार्ज का निकालेंगे, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्लियर। फिर रेजिस्टेंस की, फिर रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, कैपेसिटेंस की, सब की बात कर लेंगे। फिर लीजिए, तो नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, आप देखोगे चार्ज का। ऊपर देखें भैया, तो यहां पे मेरे हिसाब से 29 हो गए थे, 30 देखें। अगला बेटा ये है डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे चार्ज का, यानी Q का डायमेंशन निकालना है आपको, क्लियर। तो I = Q/T, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला। यहां से Q का निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, I को T से मल्टीप्लाई कर दो, IT। I फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, डायमेंशन की बात करें A, ऊपर 1 है, टाइम की बात करें कैपिटल T, यानी चार्ज का क्या आएगा AT। ये आपको आना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला। यानी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है A × T, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद जरूर कर लेना। 30 हो गए बेटा, 31। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V बोलते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। वी नो वर्क डन, यानी W = V × Q होता था 10th क्लास में। V का निकालेंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस का, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस है भैया, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशन देख रहे हैं, ये भी याद रखना। WI क्या आएगा बाय Q, तो फिर लो W का डायमेंशन वही होगा जो हमने पहले पढ़ा है, ML2 T-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है AT, तो यहाँ से डाल दिया A और T, ये दोनों ऊपर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस = में M आया बेटे, क्या है L2 है, ये क्या है T-2 है, और A है। अच्छा ये T ऊपर आएगा तो सीधा लिखते हैं -3, तो ये सीधे हो गया -3। ये ऊपर आएगा तो A-1, किसका आ गया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। यानी चार्ज का भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का भी आया। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, याद रखना, ठीक है। क्यू की बात करें तो AT, यानी इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हो कुछ क्वांटिटीज के। V की बात करें यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बेटा M आया है, यहाँ पे L2 आया है, यहाँ पे T-3 आया है, और आपका A-1 आया है। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे रेजिस्टेंस का देखेंगे, रेजिस्टिविटी का देखेंगे, कंडक्टिविटी का देखेंगे। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है बच्चों ये, क्लियर। तो ये डायमेंशन हो गए चार्ज के और पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी दोनों के डायमेंशन आपने देख लिए हैं। बहरहाल दोनों को यहाँ पे लिख भी लिया है, ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंस के और भी डायमेंशन कर पाए। रेजिस्टेंस के हो गया, रेजिस्टिविटी के हो गया, ये सब टर्म्स जो हैं आपने क्वांटिटीज 10th क्लास में देखी हैं, बस उन्हीं का आप क्या निकाल रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला।
अगला देखें बच्चों, अगला ये है नेक्स्ट। बेटे यहाँ देखना है, मेरे हिसाब से 30, 31 हो गया, 32 करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। अच्छा, ओम्स लॉ तो सारे बच्चों ने देखी थी क्लियर 10th क्लास में। ओम्स लॉ क्या होती है, V इक्वल टू में आई आर, यहाँ से आर का निकालना है आपको डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या होगा V बाय आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डायमेंशन देखो वहाँ लिखा है, M है, L2 है, T-3 है, A-1 है, वहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया क्लियर, डिवाइड में। यहाँ करंट की बात हो रही है, इसकी बात करें डायमेंशन फॉर्मूला A, तो A लिख दिया। अब ये जब A ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो कितना आएगा, M है बेटा सेम, L2 है, T-3 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, रेजिस्टेंस का। तो इस वाली क्वांटिटी को यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है भैया ये रेजिस्टेंस को हो गया। इसके बाद रेजिस्टिविटी देखनी है क्लियर। तो रेजिस्टिविटी की बात करें, इसका फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास में देखा हुआ है, चलो यही दिखाते। बेटे 32 था, अगला करना है 33। यहाँ देखो 33 की बात करनी है और रेजिस्टिविटी की बात करनी है रो की क्लियर, इसका निकालना है। पर बहर आर का यहाँ लिख लो, आर का डायमेंशन क्या होता है, M होगा, L2 होगा, T-3 होगा, A-2 होगा। ये रेजिस्टेंस वाले क्वांटिटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, फिर लीजिए आप। अगला करना है रेजिस्टिविटी, पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो आना चाहिए, वी नो 10th क्लास में हमने देखा है बेटा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो का निकालना है तो फॉर्मूला बनाओ उसके लिए, R को इससे मल्टीप्लाई करो A से, डिवाइड में क्या आएगा आपका L, ये नीचे आ जाएगा क्लियर। R के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन यहाँ से उठा लो, M आएगा, L आएगा, 2 आएगा, T-3, A-2, ये डायमेंशन आ चुका है क्लियर। A की बात करें, एरिया क्या होगा L2, तो L2 लिख लिया डायमेंशन फॉर्मूला। डिवाइड में L की बात करें तो कैपिटल L, ये L है 2 और ये L है 2, कितना हो जाएगा L4, तो M आया, इसको इससे करोगे तो L4 आ गया। यहाँ क्या है T-3 है, यहाँ क्या है A-2 है, और डिवाइड में क्या है एक L है, इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा फिर ले रो का, यहाँ आएगा M, बटा L की पावर 4 था तो कैंसिल करोगे 3 आ गया, यहाँ क्या आएगा T-3, और ऊपर देखो क्या लिखा है A-2। तो ये रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशन फॉर्मा आ चुका है क्लियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कठिन नहीं है, बस आपको डायमेंशन फॉर्मे आने चाहिए क्लियर। लपेटिए, फॉर्मा आएगा तो डायमेंशन फॉर्मा आएगा, ये भी पता होना चाहिए। लपेट घसी उठा पटक खलवा चीज, तो ये आपका रेजिस्टिविटी का आ गया है। बहरहाल रेजिस्टिविटी की उल्टी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्लियर। तो यहां से इसका डायमेंशन बगल में लिख लो, उसके बाद में कंडक्टिविटी का देखते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करें 34 ले लो, कंडक्टिविटी पूरा लिख भी लो बेटा। कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मा बताएं क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टिविटी, पहले फॉर्मा निकालो। अब ये वैल्यू जब यहां डालोगे तो उल्टी हो जाएगी सारी, इसे मिटो दो, फिर लो, बता बेटा क्या आएगा। यहां पे लिखा है कंडक्टिविटी बेटा 1 बाय रेजिस्टिविटी, ये बोलो क्या लिखा है 1 डिवाइड में M लिखा है आपका, यहां से देखो L3 है, T-3 है, A-2 लिखा है क्लियर। तो इसी को उल्टा घुमाना है बस आपको, आपका आंसर आ जाएगा। फिर लीजिए ML3 लिख दिया वहां पे, T-3 लिख दिया, A-2 लिख दिया, उल्टा घुमाओ, आंसर आएगा, लपेटो फिर लो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में M-1 हो गया, L-3 हो गया, T आपका 3 हो गया प्लस के पर, A आपका प्लस के 2 हो गया क्लियर। ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, कंडक्टिविटी का। अगर यहां लिखना चाहो तो यहां पे भी लिख लो बेटा रो, यानी इसके बाद कंडक्टिविटी उल्टा करके भी लिख लेना। क्या आएगा, M आएगा, L3 आएगा, T-3, A-2। अब इसका उल्टा देखोगे तो क्या आएगा, M-1, यहाँ पे L-3, यहाँ पे T आएगा 3 और यहाँ पे A आएगा 2, यानी माइनस का प्लस कर दिया और प्लस का क्या कर दिया माइनस। ये डायमेंशन हो गया क्लियर। कंडक्टेंस भी बताता हूँ इसका, जिसको G से डिनोट करते हैं, जो कि 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। बहरहाल यहाँ कर ही लो, 34 हो गया, 35 कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो G से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाय R होता है। और रेजिस्टेंस देखो ये रहा इस जगह, ये वैल्यू यहाँ डालोगे उल्टी हो जाएगी। तो लिखा गया है देखो यहाँ से, M लिखा है, L2 लिखा है, T-3 लिखा है, A-2 लिखा है, सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। इसकी उल्टी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ फिर लोगे तो G जो है इक्वल में कितना आएगा, M-1 आ गया, यहाँ पे करोगे L-2 आ गया, ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, L3 A-2। ये आ गया कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी क्वांटिटी को लपेट लो भैया अपनी कॉपी में फास्ट।
बड़े बच्चों आगे तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बेसिक टर्म्स देख लिए हैं। कंडक्टेंस देख लिया, कंडक्टिविटी देख ली, रेजिस्टिविटी देख ली, रेजिस्टेंस देख लिया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया। यानी जो जो चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी थी उनके डायमेंशन फॉर्मूले देख लिए उन क्वांटिटीज की। तो यही बेसिक बात करनी है, क्वांटिटीज की जो बात हुई है उनके डायमेंशन फॉर्मूले देखे आप लोगों ने। उस प्रकार से एक और टर्म होती है जो कि 11th क्लास में तो नहीं है, 12th क्लास में होगी, कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस की बात करने वाले हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वांटिटी आपको आनी चाहिए। फिर लीजिए, तो बात है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की चर्चा करनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए ताकि उससे आगे बढ़ सको। चार्ज बाय पोटेंशियल, क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। फिर लीजिए, तो ये हो गया 36, 37 देख लेते हैं। यहां पे क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की बात करें जिसको सी से नोट करते हैं, चार्ज बाय वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज की बात करें तो डायमेंशन क्या होता है, AT। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ये लिखा है M है, L2 है, T-3 है, A-1 है। इसको बस सॉल्व करना है। फिर लीजिए, कैपेसिटेंस की बात हो रही है यानी C की। यहाँ M है तो ऊपर जाएगा M-1, ये L2 है ऊपर जाएगा तो L-2, ये T-3 है ऊपर ऑलरेडी प्लस में है तो ये जाएगा माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी T4 हो जाएंगे। ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी A2 हो गया। ये आ गया कैपेसिटेंस का आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ये टर्म कहाँ होती है, 12th क्लास में होती है। बहरहाल इट इज ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द चार्ज। जो पंखे में लिखा होता है कंडेंसर व्हाइट कलर का, वही कैपेसिटर होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू में Q/V। अभी बस समझना है, 12th क्लास में दिख लोगे। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन और आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बोलना सही नहीं होगा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलना सही होगा। 11th क्लास में मान के चलिए सारे स्कूलों में डायमेंशन दिया जाता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहरहाल ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहरहाल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें बेटा, इसका फॉर्मूला होता है F/dx A और dV। F क्या है, फोर्स है, dx क्या है, छोटी सी लेयर के बीच में डिस्टेंस होती है। बहरहाल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। A क्या है, एरिया, और dV क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। फिर लें फोर्स के डायमेंशन mL/T-2। dx की बात करें, फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला dx का क्या होगा, L, क्लियर, डिवाइड बाय एरिया का L2 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी चाहे चेंज हो रही है क्या फर्क पड़ता है, होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला जो वेलोसिटी का ही होता है L/T-1। फिर ये L है, ये L है, L2 हो जाएंगे और ये L2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। दिखा देते करके, ये M हो गया, ये L और ये L कितना हो गया, L2। इसे मिटो दो यहाँ से। फिर लें ये L2 हो गया, ये क्या है T-2, तो T-2 लिख दिया। डिवाइड में क्या है, L2 लिखा है, ये L है, ये T-1 है, L2 से L2 कैंसिल, ये M आएगा, ये L ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा L-1, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस का ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यानी T-2 और T1। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, M। एक काम करो अच्छे से लिख लो ऊपर, यहाँ करोगे कितना आएगा, M आएगा। ये कितना है, L-1 है, ये T-2 है। बहरहाल वो 1 है तो यहाँ सॉल्व करोगे -1 हो जाएगा, पूरा कर लो। ये क्या हो गया, -1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस भी आपको आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आ चुका है। अच्छा हीट की बात करें, हीट है क्या, हीट हो गया, लाइट हो गया, ये सब है तो एनर्जी। और जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही हीट का होगा, वही लाइट का होगा। एक शब्द होता है लेटेंट हीट। लपेटिए ऊपर, ये 38 हो गया, 39 देखते हैं और 40 देखते हैं। फिर लें ऊपर देखिए, तो बात यहाँ होगी बेटा, यहाँ 39 देखिए हीट की। हीट जो है वो क्या है, वो एनर्जी है। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2। तो यानी हीट का भी यही होगा, क्लियर। एक शब्द होता है लेटेंट हीट। फिर लीजिए ऊपर देखिए 40, यहाँ लिख लो 40 लेटेंट हीट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट डिवाइड बाय मास। अब ऊपर देखें, इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का डायमेंशन क्या होता है, जो ऊपर लिखा है, जो एनर्जी का होता है, mL/T-2। डिवाइड में क्या है, मास, मास से मास कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, L2
T-2, यानी लेटेंट हीट का डायमेंशन ये होता है L2 T-2। इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। यहाँ पे आपने लेटेंट हीट देखा है, हीट भी देख लिया है, यानी बेसिक चीज़ों की बात हो रही है। हमें 42 डायमेंशन कर रहे हैं और 40 पे आ चुके हैं, बस 2 और बचे हैं। फिर लें 41 रेनॉल्ड्स नंबर। बहरहाल इस नंबर के आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखोगे पानी के फ्लो के बारे में बताता है, यानी अगर रेंज आपकी इस नंबर से इस नंबर के बीच में होगी, पानी का फ्लो ऐसा होगा, टर्बुलेंट होगा, लेमिनार होगा, ये सब बताता है, पर ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो क्या पता इन चीज़ का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, फील लो, डेंसिटी इनटू में डायमीटर, बेटा इनटू में बगल में देखेंगे तो यहाँ वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी, और इन सबों के डिवाइड में कोफिशिएंट बेटा ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। इनके डायमेंशन ये डालोगे तो आपके धीरे, यानी इन सारी क्वांटिटी के अगर डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ डालोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन आ जाएगा। डेंसिटी का हम जानते हैं m होगा, L-3 होगा, डायमीटर एक लेंथ है L होगा, वेलोसिटी का L-T-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अभी निकाला था M-L-1 और T-1, यही सारी वैल्यू यहाँ डालनी है और आपका डायमेंशन आ जाएगा। फिर लीजिए ऊपर देखें भैया, तो बात ये है, आराम से देखिए, ये फॉर्मूला लिखा है ठीक है आप लोगों का रेनॉल्ड्स नंबर का। बताओ सबसे पहले लिखा है डेंसिटी, तो डेंसिटी की बात करें यहाँ ऊपर देखें, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो M-L-3 इनटू में डायमीटर, लेंथ है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L-T-1 डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें M होगा, L-1 होगा, T-1 होगा। सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ गया भैया। फिर लीजिए ऊपर देखें तो यहाँ क्या होगा, बेटा ये M लिखा है, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो L-3 ये ऊपर जाएगा प्लस के हो जाएगा। पहले देखते हैं L-3 ये ऊपर आया प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, तो L ये ऊपर आएगा प्लस का, ये प्लस का L2 हो गया, ये T-1 है और ये है, तो इनटू में क्या है L है, T-1 है, ये T प्लस का हो गया। फिर लें करा क्या हमने, इससे ये अलग कैंसिल, यानी M से M हट गया, ये एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का था ऊपर जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का है तो L2 हो गया, ये एज इट इज आ गया, ये ऊपर गया प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये L है और ये L है, तो L-3 ये कितना है L और ये L कितना हो गया 3 हो गया और ये कैंसिल हो गया L0 हो जाएगा, यानी डायमेंशनलेस, कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर, तो रेनॉल्ड्स नंबर है, क्योंकि नाम में ही पता लग रहा था नंबर है, तो नंबर है तो कुछ नंबर ही आएगा ना भैया, क्वांटिटीज आएगी, तो नहीं डायमेंशनलेस आ गया। ये भी फॉर्मूला आप बगल में लिख लो रेनॉल्ड्स नंबर का, यहाँ पे पूरा लिखोगे तो आप डेंसिटी लिखोगे, क्लियर, इनटू में डायमीटर लिख लीजिए, इनटू में वेलोसिटी हो गया और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बेसिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहरहाल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा था, ये था आपका 41। क्लियर, इसके बाद करेंगे लास्ट 42, उसके बाद कर देंगे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला का पार्ट जो हम पढ़ा रहे थे, यानी वो हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट की बात है। धीरे धीरे और भी चीजें देखेंगे, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें बच्चों। ये तो बेटा ये क्या हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर, यानी इसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया। क्लियर, रेनॉल्ड नंबर। अच्छा, एक टर्म होती है लास्ट जो कि 42 होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी इस टर्म की बात करें तो ये आगे फिजिक्स में पढ़ने वाले, बस इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखना भी हमें। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी का भी लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं जो काम आता है, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके बाद में जो क्वेश्चन है ना आपके 3 तरीके के डायमेंशन के बेस पे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 42 और लास्ट ये क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला इसका क्या होता है यहां देख लीजिए बेटा, हीट डिवाइड में मास इनटू टेम्परेचर। हीट की बात करें है तो एनर्जी, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ML2 T-2, मास कैपिटल M और टेम्परेचर K लिखना पड़ेगा, M से M कैंसिल तो कितना आएगा L2 T-2 K-1, ये आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जो कि आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अभी सिर्फ फॉर्मूला देखना था। तो ये टोटल 42 हो गए डायमेंशन फॉर्मूले क्वांटिटीज के।
ये आपने देखे। अब इसमें 3 तरीके जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए कोई फॉर्मूला आपको दे दिया, फॉर्मूला सही है या गलत है, डायमेंशन की मदद से जानना है, एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में आना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, या कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं इन पे, वो आप सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आपको बेसिक क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पता लग चुके हैं, अब इन क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये डायमेंशन की बात करें तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।